Hello friends, myself Rahul Mishra and today I am with second part of human geography, nature and scope. In first part of this video, we have discussed about the environmental determinism and the possibilities with some definitions of the human geography. Okay, so today's topic is started with the new determinism. A geographer, Griffith Taylor, introduced another concept which reflects a middle path, means Madhyam mark between the two ideas of environmental determinism and the possibilism. He termed as new determinism और stop and go determinism. Stop and go determinism क्या है? ये new determinism जो है ये एक ऐसा एक इस ढंग का कैसे कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी है जिसमें हम स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो एक रेड सिग्नल ट्रैफिक लाइट्स का जो होता है जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखकर जो है ज्योग्राफी को समझते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग चलते हैं। पॉसिबिलिज्म में एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो एनवायरमेंट ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड कर रही है। न्यू डिटरमिनिज्म क्या है? ये वो टाइम है जिस टाइम में हमको रुकना है, समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। जैसे रेड लाइट जब होती है जब हम किसी भी जो है ट्रैफिक लाइट के सामने पहुंचते हैं, जब रेड लाइट ऑन होती है तो हम रुकते हैं। फिर जब अम्बर लाइट या फिर कह सकते हैं येलो लाइट जब ऑन होती है तब हम तैयार होते हैं कि हाँ अब हमें आगे बढ़ना है, और ग्रीन लाइट होते ही हम चल देते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म को हम और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है समझते हैं। द कॉन्सेप्ट शोज दैट neither is there a situation of absolute necessity means environmental determinism nor is the condition of absolute freedom possibilism। ये एक ऐसी कंडीशन है, ये न्यू डिटरमिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर एब्सोल्यूट नेसेसिटी की भी जरूरत की कंडीशंस नहीं होती। मतलब एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म में जैसा हमने देखा था जब ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं किए थे उस टाइम में जो है एब्सोल्यूट नेसेसिटी थी हमारे, ठीक, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म की। और पॉसिबिलिज्म में क्या है कि हम नई चीजें डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम न्यू टेक्नोलॉजीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरीके से फ्री हैं, कुछ भी बनाते चलें। ठीक, अभी हाल फिलहाल में जो एक कुछ कंडीशंस हैं इनको आप इस एग्जांपल को समझेंगे मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक न्यू डिटरमिनिज्म है, यहाँ पर नेचर हमको एक डिफाइन करती है, हमको एक्सप्लेन करती है कि कब आपको रुकना है, और नेचर को ही जानकर, नेचर को ही समझकर आप आगे का प्लान तैयार कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेचर ने आपको कह दिया कि हाँ जो चाहे वो करते रहे। मींस जैसे हमने सीखा कि नेचर ने हमको क्या दिए, ट्रीज दिए हैं, और ट्रीज को हम कट करते हैं, उनका टिम्बर बनाते हैं, उनके टिम्बर को हम यूज करते हैं फॉर कह सकते हैं फायर वर्क्स, फॉर फर्नीचर्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, पेपर बनाने के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हम वुड्स का यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सारे पेड़ काट देते हैं, अब सारे पेड़ काट के खत्म कर देंगे, अब हम और पेड़ नहीं रहने देंगे। ठीक, ये नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने पर एक कह सकते हैं इम्बैलेंस क्रिएट होगा जो आपको काफी हद तक नुकसान पहुंचाएगा ना ह्यूमन जो है बीइंग को। सो इस कॉन्सेप्ट को मतलब कि एक लेवल तक हम आगे जा जाए, एक लेवल तक ही छूट है गवर्नमेंट की तरफ से, उस कंडीशन को, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं न्यू डिटरमिनिज्म। जैसे कि अभी एक मौके पे एक वायरस चल रहा है, आप सभी लोग जान रहे होंगे, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ये भी क्या है, दिस इज कह सकते हैं कि इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म। ठीक, एनवायरनमेंट ने हमको जो है काफी कुछ हेल्प की, वायरस को समझने में काफी सही हेल्प की। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने वायरस को समझा कि वायरस कैसे होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, लेकिन अब पॉसिबिलिज्म को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत कुछ आगे कर लिया। जैसा कई लोगों का मानना भी है कि चाइना जो है इस वायरस को बना रहा है, तो फिर ये एक तरह से एब्सोल्यूट फ्रीडम कह सकते हैं। जो पॉसिबिलिज्म में हमने एब्सोल्यूट फ्रीडम को सोचकर जो है, या चाइनीज ने या जो भी हैं उन्होंने सोचकर एब्सोल्यूट फ्रीडम को सोचकर समझकर जो है आगे की चीजों को ये कह सकते हैं कि इस वायरस का डेवलपमेंट किया होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, या अगर
कोई भी नया काम करने से पहले एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाकर या एनवायरनमेंट से बाहर कोई आर्टिफिशियल चीजें बना रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें एक बार ध्यान रखने की जरूरत है, हमको रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, उसके बाद फिर कदम उठाने की जरूरत है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम को हम जो है कि कंडीशंस के हम बियॉन्ड जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखनी होगी। फिलहाल वायस वगैरह पर बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हम मतलब यहाँ पर क्या चीज बता रहा है, एक कंडीशन बता रहा है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट ये क्या दे रहा है, द फ्री रन विच डेवलप्ड इकोनॉमीज अटेम्प्ट टू टेक और हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडेशन लैंड्स। अब यहाँ पे बता रहा है जैसे कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को हमने एक कह सकते हैं कि उससे ऊपर जब हम निकले, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से हम जब आगे बढ़े, हमने टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने कई सारे जो है मोटर्स बनाए, बाइक्स बनाए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज डेवलप की और अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी की हेल्प से अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स बनाए, अलग अलग तरीके से चीज़ों को, नई एसी फ्रिज, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टेक्नोलॉजी को हमने इवॉल्व किया और नई नई चीज़ें हमने बनाई जो कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही। मीन्स पॉसिबिलिज्म की तरफ तो हम बढ़े, ठीक, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की तरफ हम बढ़े, लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ रहा है साथ साथ। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, कुछ पॉइंट्स बताएं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते समय हमने कुछ चीजों को ध्यान नहीं दिया, जैसे कि उसके रिजल्ट में क्या निकला, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, विजिटिंग ग्लेशियर्स, लगातार ग्लेशियर्स का घटना, लैंड्स का लगातार डिग्रेड होना, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एक तरह से ये चीज एक्सप्लेन करती है, एक ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो स्टेप है या ऐसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती हैं जिससे कि हमको एक चीज क्लियर होती है कि हम कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उससे बियॉन्ड हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। द न्यू डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्चुअली अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ बैलेंस न्यूलिफाइंग द आइदर और डायकोटोमी। जो न्यू डिटर्मिनिज्म ये इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है जो कह सकते हैं कि बैलेंस इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है, लगातार ह्यूमन बींग्स जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है नेचर और ह्यूमन बींग के बीच में, सॉरी नेचर एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट के इम्बैलेंस को बैलेंस करने का जो काम है, ठीक है, ये न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है लेकर आता है। न्यू डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट से बैलेंसिंग होती है एनवायरनमेंट की, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर न्यू डिटर्मिनिज्म को हम नहीं समझेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि हमारी जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो है हमारे, उनको हम डिग्रेड करेंगे और कहीं ना कहीं वो हमारी आगे की पॉसिबिलिज्म को लेकर, मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटीज या अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज को भी कहीं ना कहीं हम एक जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है समय के साथ साथ कैसे बदली है, ठीक, इसके लिए हमको ये टेबल जो है, इस टेबल को डिस्कस करना होगा। सो चलते हैं। अर्लियर कॉलोनियल पीरियड, अर्लियर कॉलोनियल पीरियड जो है, ये जो टाइम था ह्यूमन ज्योग्राफी में, इसमें जो है एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन अप्रोच के साथ में वर्क हुआ है, ठीक है। इसमें किसके साथ में वर्क हुआ है, इसका जो अप्रोच था वो क्या था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक, जिसमें इंपीरियल मोटिव्स के थ्रू जो है कई सारे यूरोपियन कंट्रीज से, कई सारे कंट्रीज से हमारे यहाँ जोग्राफर्स कह सकते हैं, पहले ट्रेडर्स आए और उसके बाद में फिर जोग्राफर्स भी उनके साथ में आए। उन लोगों ने नई नई चीज़ें इवॉल्व की और इस तरह से जोग्राफर्स ने कुछ नई चीज़ें जो है जैसे कि कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, इसी तरीके से कई सारे लोगों ने, कई सारे यूरोपियंस ने डिफरेंट कंट्रीज की खोज की। और इसमें लोगों ने, इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज को, लाइक अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज, इंडिया, इंडोनेशिया, इसी तरह की डिफरेंट कंट्रीज में जो है कंट्रीज को इन लोगों ने कॉलोनी बनाया। और कॉलोनी बनाते समय इनका मतलब मेन जो मोटिव था, वो मोटिव क्या था, इनका ट्रेड था। लेकिन बाद में इनके सबके मोटिव जो है चेंज हो गए थे, ये इंपीरियल मोटिव जो है इनके निकल के आए थे, ठीक। दूसरा जो हमारा कह सकते हैं जो पीरियड था, वो पीरियड है हमारा लेटर कॉलोनियल पीरियड। इसमें हम
रीजनल एनालिसिस करने लगे। रीजनल एनालिसिस ये टाइम कब का था? अच्छा, इसके टाइम के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। ये रीजनल एनालिसिस किया जा रहा था, मतलब यहाँ पर डिफरेंट नए नए जगहों पर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से कह सकते हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स से, अलग अलग रीजन से नए नए आइडियाज आ रहे थे, नए नए आइडियाज आते हैं। ये आइडियाज क्या कर रहे थे, रीजन को जो है समझने में, कह सकते हैं कि अर्थ को एज अ होल समझने में जो है ये काफी सारे हेल्पफुल आइडियाज जो है निकल कर आए थे। दूसरा पीरियड हमारा 1930, नेक्स्ट पीरियड हमारा 1930s थ्रू द इंटरवार पीरियड। इसमें एरियल डिफरेंशिएशन पे बात की गई। एरियल डिफरेंशिएशन मतलब कि कह सकते हैं क्षेत्रीय रूप में विभिन्नताएं जो होती हैं इनके ऊपर ज्यादा डिस्कस किया गया 1930 से। 1930 इंटरवॉर पीरियड है। इंटरवॉर पीरियड मींस 1914 से लेकर 1918 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच का जो टाइम था, इस टाइम में एरियल डिफरेंशिएशन पे फोकस किया गया था। ठीक, फीचर्स आप लोग पढ़ लेंगे। फिर आता है हमारा लेट 1950 से 1960 का टाइम, और इसमें जो है डिफरेंट स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुए, जैसे कि इसमें आपका यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और फिर आगे चल के इसी में हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ है, यूएनओ के बाद में फिर आपका WTO वगैरह आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है। इसी तरह के डिफरेंट जो क्षेत्रीय लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होते हैं, इनके बारे में भी जो है कई सारे डेवलपमेंट हुए इसमें। इसके ब्रॉड फीचर्स में आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें आप जैसे देख लें, मार्क बाय यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल टूल्स, laws of physics were often applied to map analysis human phenomena. This phase was called the quantitative evolution. The main objective was to identify mappable patterns for different human activities. यहाँ पे जो है इस पूरे जो फीचर्स की बात करें हम, तो इस समय में 1950s में कंप्यूटर का यूज स्टार्ट हो चुका था, फिजिक्स के नए नए लॉ निकल के आ रहे थे, ह्यूमन फिनोमेना से रिलेटेड कई सारी जो है नई जानकारियां सामने आ रही थी। और इस टाइम में एक चीज और हो रही थी, वो क्या थी, पूरे वर्ल्ड को जो है किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से इस पे हम कह सकते हैं कि डिस्कशन हो, कैसे इसको हम इसके और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हम जाने इसमें, ठीक है। तो इसके लिए मैपेबल पैटर्न्स का यूज किया गया था। हम कह सकते हैं यहाँ पर द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उनको मैप के थ्रू, या ऐसे कह सकते हैं कि मैप्स का यूज करके इन सारी एक्टिविटीज को, इनकी ऑब्जेक्टिव्स को कैसे समझा जाए, इन एक्टिविटीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे इसके बारे में और जानकारी ली जाए, इसका टाइम था हमारा पीरियड, लेट पीरियड ऑफ 1950s टू द लेट 1960s का। नेक्स्ट जो पीरियड आया वो आया 1970s का। इसमें इमरजेंस हुआ किस चीज का, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स। यहाँ पे देखिए ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल्स एंड बिहेवियरल स्कूल्स की जो बात की गई है, यहाँ पे रेडिकल्स के बारे में आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में ही, ठीक है। ठीक, कार्ल मार्क्स का टाइम जो था उसमें उसी टाइम से लेकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से लेकर आप देख रहे हैं रेडिकलिज्म जो डेवलप होने लगा था, तो इसके बारे में भी बात हुई थी। एक्चुअली ये पूरा जो है इसको हम 3 पार्ट्स में अलग आगे आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें ये जो इतने सारे पार्ट्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके और एक्सप्लेन किया गया है। सो इसमें अभी फिलहाल इतना समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक जो इमरजेंस हुआ, नई नई चीजों का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई, रेडिकल अप्रोच आए, बिहेवियरल स्कूल्स आए, ठीक है। इन सब के ऊपर डिस्कस करना शुरू किया गया था। नाउ 1990s का टाइम, ये था पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ था और इसमें नए नए ज्योग्राफी के नए नए कॉन्सेप्ट निकल कर आने शुरू हो चुके थे तब तक। ऐसा यहाँ पर भी कई सारे जो है ज्योग्राफी के नए कॉन्सेप्ट आए थे, ठीक है। और इनमें जो है कई सारे ऐसा कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का ज्यादातर जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में जो भी ज्यादातर डेवलपमेंट हुआ वो इसी टाइम में हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर अब आप जाहिर सी बात है कि इसमें लगातार नए नए डेवलपमेंट होते जाएंगे, जैसे द ग्रांड जनरेशन ऑफ द एंड द एप्लीकेबिलिटी of universal theories to explain the human condition, the question the importance of understanding each local context in its own right and emphasize means कह सकते हैं कि जब मॉडर्निज्म हुआ ज्योग्राफी में, पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम जब आया, तो इसमें लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरीज आई हुई थी अभी तक की ह्यूमन ज्योग्राफी की या फिजिकल ज्योग्राफी की, उन थ्योरीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ह्यूमन्स ने इसको क्वेश्चन करना शुरू किया, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंटेस्ट में जो है लोगों ने इसको अलग ढंग से
हर एक जगह पर अलग ढंग से इसको समझना शुरू किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसको हम बहुत ही इजिली अगर समझने की कोशिश करें तो हम इसको समझेंगे ऐसे कि अभी तक बताया जाता था कि इंडिया में, जैसे बताया गया कि इंडिया में गेहूं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में बताया गया कि गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी गेहूं की होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि गेहूं जो है, व्हीट है हमारा, वो पूरी इंडिया में हर जगह कल्टीवेट होता है, ऐसा नहीं है। तो अब रीजनल बेसिस पे एनालिसिस होना शुरू हुआ, क्वेश्चनिंग करना शुरू हुई, क्यों क्यों यहाँ पे होता है, और अगर कहीं नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ठीक, इस तरह से, इस तरह की छोटी छोटी, ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल बताया मैंने। ह्यूमन जो थ्योरीज आई ह्यूमन ज्योग्राफी को, उन ह्यूमन ज्योग्राफी की थ्योरीज थी उनको क्वेश्चन करना शुरू किया गया, खास तौर पे रीजनल बेसिस पे, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। नाउ इट इज द टाइम टू डिस्कस fields and subfields of human geography. This topic will this I will cover this topic in my next video. So thank you for today. और आगे कल की क्लासेस में या कल की क्लास में इसको फील्ड एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।